ठीक है, प्रारंभ हो चुका है। चलिए, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, हमारा आप लोगों ने नाम सुना होगा होरा क्रम। अब ये होरा क्रम बना कैसे है, पढ़ने में आता है कि हमारा जो कक्षा क्रम है उससे। ग्रहों का कक्षा क्रम क्या है, अगर आप इसकी बात करें, वास्तविक कक्षा क्रम जो हम हीलियोसेंट्रिक कक्षा क्रम की बात करते हैं, जो हमारा सूर्य केंद्रित कक्षा क्रम है, वो क्या है वो सब लोगों को पता है। छठी कक्षा हम सबने पढ़ा होगा। केंद्र में हमने सूर्य को रख दिया, और सूर्य के बाद पहली कक्षा बुध की, बुध के बाद अगली कक्षा शुक्र की, शुक्र के बाद नंबर आता हमारी पृथ्वी का, और पृथ्वी का उपग्रह है हमारा चंद्रमा। फिर इसके बाद मंगल, फिर गुरु और फिर शनि। बस इतने ही ग्रह हमको लेना, इससे आगे के ग्रहों का हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है। कारण क्या, हमारे आचार्य जिन्होंने यहीं बैठे बैठे गुरु को गुरु कह दिया, जबकि जब हम सामान्य नेत्रों से देखते हैं, नग्न नेत्रों से देखते हैं, तो शुक्र अधिक बड़े आकार में दिखाई देता है। फिर भी यहीं बैठे बैठे गुरु को गुरु कह देना, तो निश्चित है कि उनका विज्ञान उन्नत था। गुरु का अर्थ है बड़ा, गुरु का अर्थ है भारी। बृहस्पति नाम भी कुछ इसी ओर इंगित करता हुआ लगता है। ऐसे आचार्यों ने क्या यूरेनस, नेपच्यून इत्यादि को नहीं जाना होगा? जाना होगा, लेकिन क्यों वो हमारे उपयोग का नहीं है? तो एक मान्यता है कि भाई मनुष्य की पूर्णायु कही गई 120 वर्ष। तो उस मनुष्य की 120 वर्ष की पूर्णायु में जो पिंड कम से कम 3 आवृत्ति ले ले, वो हमारे काम का है। तो अब हम इस आधार पर देखें तो शनि एक पूरी आवृत्ति में 12 राशि को भोगने में, एक भगण को भोगने में शनि लेता है 30 वर्ष। तो उस हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो 4 × 12, 4 आवृत्ति 120 वर्ष में शनि की हो जाती है। जबकि शनि से आगे के जो यूरेनस है, नेपच्यून है, और प्लूटो को भी हम ले लें। प्लूटो को तो आज ग्रहों की संज्ञा से उसको बाहर कर दिया गया है, पहले कह रहे थे। तो एक एक राशि में ये अनेक वर्ष पड़े हुए हैं। भाई शनि 2.5 साल एक राशि में रहता है, लेकिन कोई ग्रह अगर 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल एक ही राशि में पड़ा हुआ है, तो इतना बड़ा जो समय है, क्या मनुष्य का जीवन इतने लंबे लंबे समयावधियां एक सी उसकी निकल सकती है? नहीं होती। इसलिए उनका फलादेश का विचार करने का औचित्य कोई है नहीं, तो हमारे आचार्यों ने उनको लिया नहीं होगा। अब आगे की जो बात आई कि भाई हमारे भारतीय जो ग्रंथ हैं, क्या उनमें यही कक्षा क्रम बताया हुआ है? अगर आप ये बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां लिखा होगा भाई पृथ्वी केंद्र में है और सारे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। हम आज अगर बात करते हैं सूर्य, उसको कहते हैं हम ये तारा है। चंद्रमा को हम उपग्रह कहते हैं। आज ग्रह की परिभाषा क्या है? ग्रह की परिभाषा है कि जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो पिंड ग्रह कहे जा रहे हैं। जो ग्रह की परिक्रमा कर रहा है उस पिंड को हमने कह दिया कि भाई ये उपग्रह है। तो उस परिभाषा से भारतीय परिभाषाओं को अगर मिलाएं तो हमारा कोई ऐसा कहना नहीं है हमारे आचार्यों का कि भाई ये सूर्य की परिक्रमा लगाने वाला ग्रह है। वो तो कहते हैं फलदातृत्वेन गृह्णाति फलदातृत्वेन जीवान इति ग्रह। जो फल देने के लिए जीवों को ग्रहण करते हैं उनको ग्रह कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई इस पर शनि चल रहे हैं, शनि ने इसको ग्रहण कर लिया है, इस पर मंगल चल रहा है। इस प्रकार से जो हम बात कर रहे हैं, तो फल दे रहे हैं जीवों को, उन्होंने ग्रहण कर लिया है। भाई नाम शनि का हो रहा है, वास्तव में फल क्या मिल रहा है हम लोगों को? क्या ग्रह कोई फल दे रहे हैं? अरे भाई अपना ही जो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में हम भोग रहे हैं, ग्रह उसको संकेतित कर रहे हैं। ये स्वयं आचार्य वराहमिहिर ने इस प्रकार का संकेत किया हुआ है। ये पूर्व जन्म में जो भी आपने कार्य किया हुआ है वो इस जन्म में आप लोग भोगते हैं, और ग्रह उसको दर्शाते हैं कि भाई आपको किस प्रकार का फल मिलने वाला है। तो हमारे जो ग्रहों की कल्पना कुछ अलग प्रकार से जा रही है। अब ये पृथ्वी बीच में आई कैसे? जब वास्तविक रूप से सूर्य यहाँ है तो फिर पृथ्वी बीच में कैसे मान ली गई होगी? क्या उसके पीछे तर्क रहा होगा?
तो एक सापेक्ष दृष्टि से देखा, पृथ्वी को हमने उठा करके सूर्य की जगह कहा, सूर्य को पृथ्वी की जगह रखा, तो अब केंद्र में हो गई पृथ्वी। और चूंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा, पहली कक्षा चंद्रमा की हो गई। बुध अपनी जगह बिल्कुल यथास्थिति में एज इट इज है। उसके बाद शुक्र उसी प्रकार है। यहां जो पृथ्वी थी, पृथ्वी की जगह सूर्य आ चुका है। सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि। बात खत्म। अब एक बात उठती है कि भाई पृथ्वी को सापेक्ष दृष्टि से यहां रख लिया, क्या उसके पीछे औचित्य रहा होगा? क्या हमारे आचार्य नहीं जानते होंगे कि केंद्र में सूर्य है? तो उसका समाधान यह है कि हम हमेशा मुख्य इकाई स्वयं को मान के चलते हैं। आप लोग कभी गाड़ी से सफर कर रहे होंगे, जैसे आप कोई व्यक्ति उज्जैन से भोपाल जाता है, तो जैसे ही गाड़ी एंटर करती है भोपाल में और एकदम से हम बोलते हैं कि अरे भाई भोपाल आ गया। भोपाल कहीं गया था क्या जो भोपाल आया है? अरे हम भोपाल पहुंचे हैं भैया, फिर भी हम कह रहे हैं भोपाल आ गया। क्यों? क्योंकि भाई हम तो अपनी बात करेंगे, हमें भोपाल से क्या लेना देना। जहां हमारा अस्तित्व है, हम उसको लेकर के, तो हम तो भोपाल से दूर थे, हमारे लिए तो भोपाल आया ही है। मुख्य इकाई हमने स्वयं को मान लिया। इसी प्रकार हम भूवासी हैं, पृथ्वीवासी हैं। तो हम अगर गिनती हमारी करेंगे पृथ्वी से, तो हमें थोड़ा सरलता से समझ में आएगा। और अगर हम सूर्य केंद्र को बताते उस समय में, जब इतने कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, उस समय में जब कंप्यूटर नहीं था, जब टेलीविजन नहीं था, आप कैसे लोगों को समझाते? तो इसलिए पृथ्वी को रख लिया गया केंद्र में, रखा नहीं है, माना है। और ये हमारा भारतीय कक्षाक्रम। ऊपर जो सूर्य केंद्रित कक्षाक्रम है, हीलियोसेंट्रिक इसको कहते हैं। और नीचे जो कक्षाक्रम जियोसेंट्रिक, भू केंद्रित कक्षाक्रम। तो आपको जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं उनमें इसी प्रकार का कक्षाक्रम मिलेगा। एक बात और, पुराणों में अगर हम कक्षाक्रम को देखने में चलेंगे तो आपको अंतर दिखाई देगा। पुराणों में चंद्रमा की कक्षा सबसे ऊपर, मतलब सबसे शनि के भी बाद, ऐसा वो देखने में आता है। लेकिन ज्योतिष के जितने ग्रंथ हैं उनमें यही कक्षाक्रम आपको देखने मिलेगा। अब होरा क्रम कैसे निर्धारित हुआ? कुछ नहीं है, ये जो यहां जा रहा था, हम पृथ्वी से बाहर की दूर की ओर बढ़ रहे हैं, ये कक्षाक्रम हो गया। यही जो कक्षाक्रम है, हम उल्टा इसको चला दें शनि से चंद्रमा की ओर, तो ये जो कक्षाक्रम था, ये आपका यहां होरा क्रम हो जाता है। होरा क्या? 1 घंटे की जो हमारी समयावधि है, अंग्रेजी में आप मिला करके देख सकते हैं, और स्पेलिंग वो होरा और आवर सब मिलता जुलता है। तो वो होरा, काल होरा जिसको हम कहते हैं, उसके क्रम का निर्धारण हमारे भारतीय कक्षाक्रम से हुआ है। ठीक है, अगली चर्चा अगले सेगमेंट में।